गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। आज हम इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट में जिस टॉपिक के साथ है वो आप सभी देख रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसलिए आज इस वीडियो में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझेंगे कि क्या है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं इसके अंडर में। तो ओके, चलते हैं, देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और मैं एक और बात यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये क्लास 7th और क्लास 10 दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम इंक्लूड किया है ताकि आप सभी समझ सकें कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। नेसल कैविटी, pharynx, then this one is the larynx, then trachea, lungs, bronchi, bronchioles, alveoli एंड डायाफ्राम। तो आप समझ गए कि कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। इस वीडियो में हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे जिसकी हेल्प से आप इन ऑर्गन्स का सीक्वेंस याद करेंगे। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनका सीक्वेंस याद कर सकेंगे। अब एक एक करके हम सबके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आपको। नेसल कैविटी, वेस्टिबुलर, जो हमारा नोज वाला पोर्शन होता है उसका जो लोअर पोर्शन होता है उसको वेस्टिबुलर कहते हैं, मिडल को रेस्पिरेटरी कहते हैं और अपर पार्ट को ऑल्फैक्टरी कहते हैं। नेक्स्ट, फेरिंग्स, कॉमन वे ऑफ फूड एंड एयर। जो ये हमारा फेरिंग्स होता है ये कॉमन वे होता है फूड के लिए और एयर के लिए, यानी इस फेरिंग्स में से फूड भी पास होता है और एयर भी पास होता है। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपको ये ध्यान रखना है कि जो फेरिंग्स है इसके अंदर से फूड भी पास होता है और एयर भी पास होता है, इसलिए ये कॉमन वे है किसके लिए, फूड और एयर के लिए। इट इज ओपन इनटू एपिग्लोटिस। ये जो फेरिंग्स है ये ओपन होता है एपिग्लोटिस में, and it is an important part which allow air to go into the larynx and food into the oesophagus or we can say food pipe। अब ये जो एपिग्लोटिस होता है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो एयर को हमारे लैरिंग्स में भेज देता है और फूड को हमारे ओएसोफेगस या फूड पाइप में भेज देता है। तो आपको ध्यान रखना है, फेरिंग्स के बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन आ जाता है वो आ जाता है एपिग्लोटिस। अगर मैं इमेज में आपको दिखाऊं, यहाँ ये जो स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा ये उठा हुआ स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं एपिग्लोटिस। जब फूड का पासेज होता है हमारे फेरिंग से तब क्या करता है, ये लैरिंग्स वाले एरिया को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो लैरिंग्स में नहीं जाता है, वो हमारे फूड पाइप में जाता है। जब एयर जब अंदर आ रहा होता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तब ये फूड पाइप को ओएसोफेगस को ब्लॉक कर देता है और इस तरीके से एयर जो है हमारे लैरिंग्स में जाता है, उसके बाद ट्रैकिया में जाता है। तो ये फंक्शन होता है एपिग्लोटिस का। नेक्स्ट देखते हैं लैरिंग्स। अब ये लैरिंग्स है, इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, एडम्स एप्पल भी कहते हैं, जो आप अपने क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे अगर आप 10th के स्टूडेंट्स हैं तो लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है और एडम्स एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स। जो लैरिंग्स है इसके अंदर 2 पेयर्स होते हैं वोकल कॉर्ड्स के, अपर एंड इनर। जो अपर वोकल कॉर्ड होता है वो फॉल्स होता है, इनर वाला ट्रू होता है। वाइब्रेशन ऑफ ट्रू वोकल कॉर्ड रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो इस तरीके से हमें ये समझना है कि जो वाइब्रेशन होता है वोकल कॉर्ड के अंदर और वो भी इनर वाले के अंदर, तो उसकी वजह से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इतना याद रखना है कि जो लैरिंग्स है इसके अंदर 2 पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड है, अपर एंड लोअर, और लोअर वाले के वाइब्रेशन की वजह से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। देन इन मेल, अब ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और जीके बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल नॉलेज बेस्ड पूछा जाता है। तो देखते हैं ये इन मेल
Vocal cord are longer and thicker under the influence of androgens, so the sound is deep and low pitch. And in female or children, vocal cord are short, so the voice is sharp or high pitch. जनरली आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मेल के अंदर जो साउंड होता है लो पिच होता है, फीमेल और चिल्ड्रन के अंदर जो साउंड होता है वो हाई पिच होता है। अगर इतना याद रखेंगे तो आप आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं इजिली। अब नेक्स्ट ऑर्गन देखते हैं ट्रेकिया। इट इज कॉल्ड एज द विंड पाइप। अब ट्रेकिया को विंड पाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ विंड जाता है, मतलब जो हम एयर इनहेल करते हैं सिर्फ वो जाता है। इसका लेंथ अगर देखें तो 12 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली होता है। सी शेप्ड रिंग ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज इसमें होते हैं। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि हाइलाइन कार्टिलेज इज रिलेटेड टू, तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रेकिया। Hyaline cartilage innervates the walls which make it non-collapsible। अब एक बार फिर मैं डायग्राम दिखाती हूँ। ये हमारा है ट्रेकिया, और यहाँ पे देखिए ये कर्व सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये हाफ सी शेप्ड यहाँ पे कार्टिलेज होते हैं जो इस ट्रेकिया को नॉन कोलैप्सिबल बनाते हैं। तो आपको समझ में आ गया, इन इट्स वॉल्स एंड मेक इट नॉन कोलैप्सिबल। ओके, ट्रैकिया डिवाइड एट द फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा। जो ट्रैकिया है वो डिवाइड्स होता है हमारे ब्रोंकियोल्स में। ये देखिए यहाँ पे ब्रोंकाई में, एंड ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं ब्रोंकियोल्स में। तो जब ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है ब्रोंकाई में, तो यहाँ पे जो थोरेसिक वर्टिब्रा होता है वो हमारा फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा होता है। और अगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो हमने बोन्स के ऊपर एक 10 वीडियोस का सीरीज क्रिएट किया है, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो आप बोन्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी आपको। अब देखते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई डिवाइड एंड रीडिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई जो है वो अगेन डिवाइड होते हैं स्मॉलर ब्रांचेस में, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, विच ओपन इनटू द एल्वियोलर डक्ट। फिर से अपना डायग्राम देखते हैं। ये है हमारे ब्रोंकियाई, जो मेनली ट्रैकिया है वो 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाता है और लंग्स में एंट्री करता है। तो लंग्स में एंट्री करता है ब्रोंकाई के थ्रू। फिर लंग्स में जाने के बाद ये और पतले पतले ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। एंड ब्रोंकियोल्स के एंड में, एकदम एंड में हम देखेंगे एक फूला हुआ पोर्शन होता है। एक्चुअली आपको इस डायग्राम में विजिबल नहीं है। जो एंड पोर्शन होता है वो फूला हुआ होता है और उसको कहते हैं एल्वियोलाई। देखते हैं एल्वियोलाई का डायग्राम। यहाँ देखिए, इसमें हमने एल्वियोलाई के डायग्राम भी इंक्लूड किए हैं, और आगे इसको और डिटेल में मैं समझाऊंगी आपको कि एक्चुअली में यहाँ पे होता क्या है। तो आपको ऑर्गन्स तो पता चल गए कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। एल्वियोलाई देखिए, ये एक बंच है एल्वियोलाई का, इसको हम लोब्यूल कहते हैं। और एक्चुअली में होता क्या है एल्वियोलाई के अंदर वो देखते हैं। यहाँ ये देखिए, ये एक एल्वियोलाई का, बड़े एल्वियोलाई का, सिंगल एल्वियोलाई का जूम व्यू है, मतलब बड़ा करके इमेज है। और ये ब्लू कलर आपको पता ही होगा कि ये ब्लू कलर क्या है, जिनके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। रेड कलर क्या है? ये है ब्लड वेसल्स, ये हैं ब्लड वेसल्स। तो यहाँ देखते हैं, यह है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हमारे हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है एल्वियोलाई के पास। और एल्वियोलाई के पास जब एक्सचेंज होता है गैसेस का, और जो ब्लड है वो प्योरीफाई हो जाता है, ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो ब्लड प्योरीफाई हो जाता है। और फिर वो ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं ये हमारे ब्लड को फिर से हार्ट में लेकर जाती हैं, जो कि आप बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम सर्कुलेशन का वीडियो बनाएंगे। अब एक और डायग्राम मैंने यहाँ इंक्लूड किया है, जिससे आप इजीली समझेंगे कि कैसे एक्सचेंज होता है। गैस इज एक्सचेंज बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द कैपिलरीज। अब यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये एल्वियोलाई का पोर्शन है हमारा, और ये जो पोर्शन है ये हमारे कैपिलरीज हैं। क्योंकि अभी लास्ट डायग्राम में आपने देखा कि पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे ब्लू कलर के आरबीसी से दिखाया गया है आपको। यहाँ पे ये देखिए ब्लू कलर के,
अब ये ब्लू कलर क्यों दिखाया गया है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन की कमी है। अब जैसे ही ये कैपिलरीज के अंदर जो ये ब्लड वेसल्स हैं ये आते हैं और कांटेक्ट में आते हैं एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, क्योंकि जो हम इनहेल करते हैं गैस उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब ये ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है हमारे ब्लड में और वहां से ये बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ। अब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है। देन इसके बाद हम देखेंगे कि जो इन ब्लड सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होके एल्वियोलाई में चले जाते हैं, और फिर जब हम एक्सेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देते हैं। तो ये एक्चुअली में प्रोसेस है कैसे हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। नाउ अब आप देख सकते हैं यहाँ कि अब ये एकदम रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है। तो ये पल्मोनरी वेन में जाएगा और पल्मोनरी वेन जो है वो इसको अगेन हार्ट में ड्रेन करेगी इन ब्लड को, और हार्ट से फिर ओटा में जाएगा, फिर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ना देखते हैं अब कुछ लंग्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। जो लंग्स है ये डबल वॉल्ड होता है। विद इन वॉल प्लूरल कैविटी इज प्रेजेंट। अगर जो लंग्स है हमारा ये डबल वॉल होता है तो दोनों वॉल के बीच में एक कैविटी होती है, जिस कैविटी को हम प्लूरल कैविटी कहते हैं, और उस कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड जो है वो फिल्ड होता है। इट इज कवर्ड बाय अ थिन डबल लेयर ऑफ अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज अ प्लूरा। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है लंग्स की उसको हम क्या कहेंगे, प्लूरा कहेंगे, और प्लूरा डबल लेयर होता है जिसके अंदर एक प्लूरल कैविटी होती है जो कि प्लूरल फ्लूइड से फिल्ड होती है। इट्स इन्फ्लेमेशन इज नॉन एज द प्लूरेसी। अगर किसी पर्सन में जो लंग्स के ये जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये इन्फेक्टेड हो जाए तो उसको हम प्लूरेसी कहेंगे, उस कंडीशन को हम प्लूरेसी कहेंगे। राइट लंग डिवाइडेड इनटू 3 lobes. It has 2 fissures, horizontal and oblique, which divides the lung into the 3 lobes, superior, middle and inferior. डायग्राम में देख के समझ सकते हैं। यह है सुपीरियर लोब, यह है मिडल लोब, यह है इंफीरियर लोब। जो हॉरिजॉन्टल फिजर है वो ये वाला फिजर है, हॉरिजॉन्टल फिजर, एंड ये है ऑब्लिक फिजर। तो दो टाइप्स ऑफ फिजर पाए जाते हैं किसके अंदर, हमारे ये राइट लंग के अंदर, और लेफ्ट लंग के अंदर सिंगल टाइप ऑफ फिजर पाया जाता है जो कि है ऑब्लिक फिजर। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राइट लंग के 3 पार्ट्स हैं, सुपीरियर लोब, मिडल लोब, इंफीरियर लोब। वहीं लेफ्ट लंग के 2 पार्ट्स हैं, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब। नेक्स्ट देखते हैं, इनसाइड लंग्स 300 मिलियन एल्वियोलाइज आर प्रेजेंट। इट इज पिंक एट बर्थ एंड ग्रे एट एडल्ट। ये पिंक होता है बर्थ के टाइम में और ग्रे हो जाता है जब हम बड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिपोजिशन हो जाता है कार्बोनेशियस मैटर का। राइट लंग इज शॉर्टर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर ड्यू टू द रेज्ड पोजिशन ऑफ द डायाफ्राम। हमारे राइट साइड में डायाफ्राम का जो पोजीशन होता है वो थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, जिसके कारण से जो राइट लंग होता है वो थोड़ा छोटा होता है। ओके, और राइट साइड में ही हमारा लीवर भी होता है। तो ये दो रीजन हो गए जिनकी वजह से जो राइट लंग है वो हमारा थोड़ा शॉर्टर होता है। देन लेफ्ट लंग इज लॉन्गर एंड नैरोवर। अब जो लेफ्ट लंग है वो लंबा होता है लेकिन पतला होता है। क्यों? क्योंकि इट हैज अ कार्डियक नोच फॉर प्लेसिंग द हार्ट। आप सभी को पता है लेफ्ट साइड हार्ट होता है, तो जो लेफ्ट वाला लंग है हमारा वो थोड़ा पतला हो जाता है क्योंकि उसे जगह देनी होती है कार्डियक नॉच को जहां पे हमारा हार्ट होता है। देन राइट लंग वेट इज 6 to 5 ग्राम एंड लेफ्ट लंग वेट इज 565 ग्राम, और ये एक एडल्ट के लिए डाटा है। Then hiccups. It is because of the jerky incomplete inspiration due to the spasmodic contraction of the diaphragm. जो हमें हिचकी आती है वो उसका मेन जो साइंस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है कि जो डायाफ्राम का जो मूवमेंट होता है उस वो इनकम्प्लीट हो जाता है, जर्की हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हिचकी आने लगती है। नाउ ब्रीथिंग मैकेनिज्म, ये डायग्राम आपको क्लास 7th में अवेलेबल है, पढ़ चुके होंगे।
कि ब्रीथिंग मैकेनिज्म देख लेते हैं कि जैसे ही एयर इनसाइड, जब जैसे हम एयर को इनहेल करते हैं, एयर इनसाइड जाती है तो यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स होती हैं हमारे रिब्स के अंदर, वो देखते हैं। रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड द डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। ये मूवमेंट होती है जब हम एयर को इनहेल करते हैं। जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं बॉडी से, उस कंडीशन में जो रिब्स हैं वो डाउनवर्ड और बैकवर्ड मूव करती हैं, और डायाफ्राम जो है वो अपवर्ड मूव करता है ताकि वो एयर को पुश कर सके। डायाफ्राम मूव्स बैक, मतलब कि वो बैक मारता है, एयर को एक्सपेल करता है बाहर की साइड। तो ये मूवमेंट है, आप इस डायग्राम से और अच्छे से समझ सकते हैं। जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो रिक्वायरमेंट होती है कि लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज हो जाता है तो लंग्स के वॉल्यूम को, इसके वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए बेसिकली स्पेस चाहिए, और वो स्पेस प्रोवाइड करता है रिब, क्योंकि रिब्स की मूवमेंट होती है अप डायरेक्शन में और आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारा चेस्ट एक्सपैंड हो जाता है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। एंड मूव्स डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये नीचे की ओर बढ़ जाता है, जिससे कि और ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तब क्या होता है, जो चेस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और जो डायाफ्राम है वो रिलैक्स हो जाता है, इसलिए इसकी पोजीशन थोड़ी ऊपर की ओर हो जाती है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लंग्स का वॉल्यूम है ये कम हो गया, इसका मतलब इस कंडीशन में हम एक्सहेल कर रहे हैं। तो आई होप इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अगर मैं आपको बताऊं नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक प्रोवाइड कर रही हूँ, जिस ट्रिक की हेल्प से आप रेस्पिरेटरी ऑर्गन के सीक्वेंस को याद कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिक्स को लिस्ट आउट किया है, एज यू विश, जो आपको अच्छा लगे आप उस ट्रिक से याद कर सकते हैं। थर्ड नंबर है 3 नेम, मीन्स ये जो थर्ड नंबर पे लैरिंग्स है इसके 3 नाम है। अभी हमने पढ़ा लैरिंग्स के 3 नाम कौन कौन से हैं, कि लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, एडम सपल भी कहते हैं, और लैरिंग्स भी कहते हैं। देन नाना पी लो तुम बियर आज दो, अगर ये याद रखेंगे, नाना पी लो तुम बियर आज दो, तो भी आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन के सीक्वेंस याद रहेंगे। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए नो पापा लिटिल टार्जन इज बैड नेम, नो पापा लिटिल टार्जन इज बैड नेम। तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं एज यू विश, जो भी आपको इजी लगे, या आप अपने तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं। पल्मोनरी वॉल्यूम, नॉर्मल एडल्ट के केस में, जो नॉर्मल एडल्ट है उस केस में पल्मोनरी वॉल्यूम्स देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे एडिशनल चीजें ऐड की हैं कि जो बच्चे कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं, कुछ ज्यादा समझना चाहते हैं, उनके लिए ऐड किया है। बेसिकली ये 10th लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, ना ही 7th लेवल पे पूछा जाएगा, बट इट इज जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, मैंने इन क्वेश्चंस को यहाँ ऐड किया है। टाइडल वॉल्यूम, इसका जो अमाउंट होता है वो 500 ml ऑफ एयर होता है, और ये टाइडल वॉल्यूम होता क्या है, नॉर्मल ब्रीथिंग, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। जब हम एकदम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, इनहेल या एक्सहेल करते हैं, तो कितना अमाउंट ऑफ एयर हम इनहेल या एक्सहेल करते हैं, वो होता है 500 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब ये क्या होता है, डीपेस्ट और मैक्सिमम इनहेलेशन ओवर एंड अबाउट टाइडल वॉल्यूम। जब हम नॉर्मल सांस को अंदर लेते हैं तो 500 ml ऑफ एयर लेते हैं, लेकिन जब हम मतलब मैक्सिमम, मतलब पूरा इनहेल करते हैं, डीपेस्ट इनहेल करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, उस वक्त हम इस 500 से 2500 टू 3000 ml एक्स्ट्रा एयर इनहेल करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अनुलोम विलोम करना बहुत अच्छा होता है। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो मैक्सिमम इनहेलेशन होता है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे बॉडी को मिलता है और सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एक्सहेलेशन ओवर एंड अबाउट टाइडल वॉल्यूम। जब हम मतलब पूरा मैक्सिमम कोशिश करते हैं मैक्सिमम एक्सहेलेशन करने की, जैसे कि हम जब ओम की ध्वनि निकालते हैं तो जो लास्ट टाइम तक होता है, तो उस कंडीशन में हम मैक्सिमम एक्सहेलेशन करके और मैक्सिमम एयर को बाहर निकाल देते हैं। तो वो जो होता है वो 1000 टू 1100 ml होता है, किसके ऊपर, 500 ml के ऊपर। यानी 500 तो नॉर्मल हम एक्सेल करते हैं, लेकिन जब अगर हम
फोर्सफुली एक्सेल करते हैं तो 1000 टू 1100 ml एक्स्ट्रा इनहेल कर सकते हैं। रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या है? एयर लेफ्ट इनसाइड द लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन और एक्सलेशन। जब हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन करते हैं या एक्सलेशन करते हैं, सांस छोड़ते हैं फोर्सफुली, उसके बाद भी ऐसा नहीं होता है कि हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो एल्वियोलाई हैं, उनके अंदर एयर ना हो। ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एयर रहता है और वो जो वॉल्यूम है वो है 1100 टू 1200 ml। अगर आप याद रखेंगे टायर, क्या याद रखेंगे? टायर, TIER। तो आप इन सारे वॉल्यूम्स को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैंने इंक्लूड की हैं, आप ये देख सकते हैं। स्पाइरोमीटर, used to measure the lung capacity, lecithin created by the alveolar epithelial cell which prevent the collapsing of the lung alveoli। जो एल्वियोलाई हैं वो पिचक क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि ये जो केमिकल है ये क्रिएट होता है वहां पे लेसिथिन। वन हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद द 4 molecule of oxygen। Carboxy hemoglobin is 200 times more stable than the oxy hemoglobin, and carbon monoxide binds with the hemoglobin 250 times faster than the oxygen। इसको मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ कि क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम आग जलाते हैं और वो धीरे धीरे आग जलता रहता है अंदर, जैसे कोयला जला दिया और रूम के अंदर रख दिया, रूम बंद है और उसके अंदर हम सो गए। अक्सर ये सर्दियों के दिन में काफी लोग करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वहां जो कंबशन हो रहा होता है वो इनकम्प्लीट हो रहा होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो रही होती है। जब हम खिड़की दरवाजे सब बंद करके और ऐसा करके अगर कोई इंसान उसके अंदर लेट जाता है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन के साथ जाके कंबाइन हो जाती है और 250 टाइम्स फास्टर रेट से कंबाइन होती है। तो होता क्या है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाती है तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। अब ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो 200 टाइम मोर स्टेबल होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। तो ये भी इम्पॉसिबल होता है कि जो ऑक्सीजन है वो जाके उसका प्लेस ले ले, क्योंकि ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होती है। तो इस वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है और वो पर्सन सुबह तक डेफिनेटली उसकी डेथ के चांसेस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। वो किसी सुपरस्टिशियस चीजों की वजह से नहीं, बल्कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, इसलिए। सार्स, ये फुल फॉर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है। तो देखते हैं फुल फॉर्म। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड केस्ड बाय कोरोना वायरस। नाउ नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट जो है वो 12 टू 14 टाइम्स होती है पर मिनट। और नेक्स्ट इज अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। नाउ आज आपको इजीली समझ में आ गया कि ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल जब इन्फेक्टेड होते हैं तब अस्थमा होता है। एंड एम्फाइजेमा क्या होता है? डैमेज ऑफ एल्वियोलर वॉल ड्यू टू द स्मोकिंग। जो लोग स्मोक करते हैं तो एल्वियोलर वॉल्स जो होते हैं वो उनके डैमेज हो जाते हैं। इस कंडीशन को एम्फाइजेमा कहते हैं। एफाइजिया क्या होता है? रेस्पिरेशन रेट डिक्रीजेस और ब्रीथिंग सीजेस। तो अगर हम बात करें कोरोना की, तो कोरोना के केस में भी यही हो रहा है कि रेस्पिरेशन रेट जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये टर्म भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एफाइजिया। देन हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या है? लैक ऑफ प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। तो ये सारे कुछ टर्म्स है जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया इसमें आपकी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, कुछ जीके को इंक्रीज करने के लिए। तो आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर से जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उनके भी वीडियो अपलोड करें, ताकि स्टूडेंट इस कोरोना टाइम में अपनी स्टडीज को इजीली कैरी ऑन कर सकें। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।